हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर राम कुमार, राजकीय डिग्री कॉलेज शामली। तो चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो भाई हमें जैसा कि सबसे ज़्यादा डिमांड जो थी उसके अकॉर्डिंग तो सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं अपना जेनेटिक्स। हिंदी में आनुवंशिकी कहते हैं। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि सभी लोगों को जेनेटिक्स बहुत पसंद होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें रटना भी नहीं पड़ता है, सिर्फ समझना होता है। तो शुरू करते हैं बेटा। अब जेनेटिक्स होता क्या है? तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करने की कोशिश करेंगे पूरा, लेकिन ज़्यादातर लिखेंगे इंग्लिश में ही, बताएंगे सब कुछ। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, दो चीज़ों की स्टडी, हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को क्या कहते हैं हम? जेनेटिक्स। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में ही हमारी दो टर्म्स आ गई हैं, तो पहले इनको क्लियर कर लेते हैं। क्या होता है भाई? ये पहली टर्म है हेरिडिटी, हिंदी में कहते हैं वंशागति। तो भाई हेरिडिटी क्या है? एक्चुअली हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की प्रोसेस। इनहेरिटेंस हिंदी में क्या होता है? वंशानुक्रम। इसको हिंदी में कहते हैं। तो इनहेरिटेंस की प्रोसेस को ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में हेरिडिटी को समझने के लिए फिर यहाँ एक और टर्म आ गई हेरिडिटी की डेफिनेशन में। हेरिडिटी क्या है? प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। तो फिर भाई इनहेरिटेंस क्या होता है? तो इसको भी समझ लेते हैं। यानी कि एक डेफिनेशन के चक्कर में हमको तीन अलग अलग टर्म पहले पता होनी चाहिए। इनहेरिटेंस क्या होता है, वंशानुक्रम क्या होता है? तो बेटा ये होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि लक्षणों का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाना। नेक्स्ट कहा है हमने, अदर नहीं लिखते हैं। कई बार लोग अदर जनरेशन लिख देते हैं। अदर का मतलब ये थोड़ा है कि किसी भी जनरेशन में कैरेक्टर चले जाएंगे, नेक्स्ट में यानी कि अगली जनरेशन में। तो लक्षणों का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। तो लक्षणों के, कैरेक्टर्स के एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाने की प्रोसेस को कहते हैं हेरिडिटी या वंशागति। सो प्रोसेस को क्या कहेंगे? वंशागति यानी कि हेरिडिटी। कैरेक्टर एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाना, इनहेरिटेंस, जाने की प्रोसेस हेरिडिटी। और हेरिडिटी और वेरिएशंस दोनों की स्टडी अगर हम साथ में कर रहे हैं तो क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। अब ये वेरिएशन क्या होता है भाई? तो वैसे तो इंग्लिश मीडियम वाले तो समझ ही गए होंगे। वेरिएशंस हिंदी में कहते हैं भाई विभिन्नताएं। वेरिएशन को हिंदी में क्या कहते हैं? विभिन्नताएं। आप जानते हैं, आपने देखा भी है कॉमनली कि एक ही स्पीशीज के, एक ही जाति के दो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सेम नहीं होते हैं, कभी भी सेम नहीं होते। डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म्स ऑफ सेम स्पीशीज, एक ही जाति के जीवों में जो विभिन्नताएं होती हैं उसको हम क्या कह देते हैं? जो अंतर होते हैं। एक ही जाति के दो जीव हैं, मान लीजिए आप ह्यूमन का एग्जांपल ले लीजिए कॉमनली, बल्कि अलग अलग की तो बात ही दूर कर लीजिए, आप मुझे और अपने आप को देखें तो बहुत दूर की बात होगी, क्योंकि मेरे और आपके माता पिता अलग अलग हैं, तो हम में तो भिन्नताएं होंगी। आप अपने ही भाई या अपनी बहन को देखें, एक ही कपल के दो बच्चे हैं, मान लो दोनों लड़के हैं या दोनों लड़कियां हैं, वो भी बिल्कुल अलग होते हैं। आप उनको इजीली पहचान सकते हैं कि ये अलग है, ये अलग है। तो एक ही जाति के, एक ही स्पीशीज के दो ऑर्गेनिज्म
में जो डिफरेंस होते हैं दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशंस या विभिन्नताएं। तो दो चीजें, दोनों टर्म क्लियर हो गई आपकी, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। लक्षणों का एक जनरेशन में अगली जनरेशन में जाने की प्रोसेस हेरिडिटी, और फिर एक ही जनरेशन या एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंस होते हैं उसको कहते हैं वेरिएशन। इन दोनों की स्टडी करेंगे हम जेनेटिक्स के अंदर। यानी कि हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, हम एक तो ये पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स के अंदर कि भाई कैरेक्टर एक जनरेशन से अगली जनरेशन में कैसे जा रहे हैं, है ना, क्यों जा रहे हैं, बच्चे अपने माता पिता से सिमिलर क्यों होते हैं, ये यानी कि हेरिडिटी। साथ ही साथ माता पिता के कैरेक्टर ही बच्चों में जाते हैं लेकिन फिर भी बच्चे माता पिता से अलग होते हैं, डिफरेंस तो होते हैं। कुछ कैरेक्टर बिल्कुल माता पिता के जैसे होते हैं और कुछ अलग भी होते हैं। तो कैरेक्टर एक जनरेशन से अगले जनरेशन में जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, और एक जनरेशन से अगली जनरेशन में कैरेक्टर के जाने के बाद भी उनमें विभिन्नताएं होती हैं, तो वो क्यों होती हैं। तो ये चीजें स्टडी करेंगे हम किसके अंदर, जेनेटिक्स के अंदर। इसलिए हमने कहा स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, विभिन्नताओं और वंशागति के अध्ययन को कहते हैं हम जेनेटिक्स या आनुवंशिकी। क्लियर है? चलिए, तो अब हेरिडिटी तो हम पढ़ने ही वाले हैं पूरे चैप्टर में डिटेल में। पहले एक ये जो आपका वेरिएशन है, ये क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में हमारे कोर्स में नहीं, या हम इसको पढ़ते नहीं है, इसके बारे में ज्यादा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा पूछा नहीं जाता है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव में, चाहे वो पीजीटी का हो या फिर वो नीट का हो या फिर वो नेट का हो या कोई भी एग्जाम हो, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता। तो इसका बेसिक सा मैं आपको बता देता हूँ जितना आपके लिए जरूरी है, फिर हम बाकी का जो जरूरी है हमारा यानी कि हेरिडिटी उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो भाई वेरिएशंस जो हैं, विभिन्नताएं जो हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। वेरिएशंस दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से भाई? एक कहलाते हैं सोमेटिक वेरिएशन, सोमेटिक हिंदी में कह देते हैं कायिक, हिंदी में क्या कह देते हैं, कायिक, ठीक है, कायिक विभिन्नताएं। और दूसरा कहलाते हैं जर्मिनल वेरिएशन, यानी कि जनन कोशिकाओं में होने वाले विभिन्नताएं, ठीक है, जनन कोशिकाओं में और कायिक कोशिकाओं में। अब पहले यही डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं हम कि ये कायिक यानी सोमेटिक और जर्मिनल का मतलब क्या होता है। तो बेटा हमारी बॉडी में दो टाइप की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी? एक कहलाएंगे सोमेटिक सेल, जैसे आपके हाथ पैर आंख नाक कान, ये सब सेल क्या है, सोमेटिक सेल हैं यानी कायिक कोशिकाएं हैं। इसके अलावा जो बॉडी में जनन कोशिकाएं हैं, यानी कि जिनसे गैमीट युग्मक उत्पन्न होते हैं, जिनसे गैमीट प्रोड्यूस होते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल लें तो टेस्टिस में मेल गैमीट बनते हैं, ओवरी में फीमेल गैमीट बनते हैं। प्लांट का अगर आप एग्जांपल लो तो एंथर में मेल गैमीट बनते हैं और कार्पल में फीमेल गैमीट बनते हैं। एंथर को हिंदी में कह देते हैं पुंकेसर और कार्पल को स्त्रीकेसर हिंदी में कह देते हैं। तो जिन कोशिकाओं से गैमीट बनते हैं उनको कहते हैं जर्मिनल सेल, और जिन कोशिकाओं से, जिन सेल से गैमीट नहीं बनते, यानी कि इसके अलावा आपके हाथ पैर आंख नाक कान पूरी बॉडी के बाकी का पार्ट, सिर्फ गैमीट बनाने वाली सेल्स को छोड़ दीजिए, उनके अलावा पूरी बॉडी की सेल क्या कहलाएंगी, सोमेटिक सेल। ठीक है, तो सोमेटिक सेल में अगर विभिन्नताएं आती हैं तो उनको कह देंगे सोमेटिक वेरिएशन, और अगर जर्मिनल सेल में कोई डिफरेंस आता है, कोई वेरिएशन आता है, कोई चेंज आता है, उसको कह देंगे हम जर्मिनल वेरिएशन। बस समझ आए? अब जो सोमेटिक वेरिएशन होते हैं, कौन से वेरिएशन? वेरिएशन इन सोमेटिक सेल। तो सोमेटिक सेल में अगर वेरिएशन आता है, कोई भिन्नता आती है, कोई बदलाव होता है, तो ये बेटा एक जनरेशन से अगली जनरेशन में नहीं जाते हैं, इनका अगली जनरेशन से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि नॉन हेरिटेबल है, अगली जनरेशन में, अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका अगली जनरेशन से कोई लेना देना नहीं है। भाई अगली जनरेशन तो युग्मकों के फ्यूजन से नया बच्चा पैदा होता है, तो अगर युग्मक बनाने वाली सेल यानी जर्मिनल सेल में कोई चेंज आएगा तो वो अगली जनरेशन में जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर हाथ पैर आंख नाक, आपका हाथ कट जाए, पैर कट जाए, कोई भी वेरिएशन आपके हाथ पैर में हो जाए, हाथ में कैंसर हो जाए, पैर में हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगली जनरेशन में कोई लेना देना नहीं है उसका, हाथ पैर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे गैमेट नहीं बनते हैं, तो वो अगली जनरेशन में जाएंगे ही नहीं, वो नॉन हेरिटेबल है, मतलब अगली जनरेशन में नहीं जाएंगे।
लेकिन जर्मिनल सेल में अगर कोई वेरिएशन आया है तो वेरिएशन इन गैमीट फॉर्मिंग सेल्स। गैमीट फॉर्मिंग सेल मैंने क्यों लिखा? गैमीट फॉर्मिंग सेल एक्चुअल में जर्मिनल सेल्स को ही कहते हैं। गैमीट फॉर्मिंग सेल्स या कहिए आप जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल में अगर कोई वेरिएशन आता है तो सीधा सीधा वो अगली जनरेशन में अपना इफेक्ट शो करेगा, यानी कि ये जो है हेरिटेबल होते हैं। कारण आपको बता दिया भाई, इनसे बनते हैं एक युग्मक यानी कि गैमीट। तो वो डेफिनेटली सिंपल सी बात है, युग्मकों के फ्यूजन से नया बच्चा पैदा होता है, तो अगली जनरेशन जो आएगी वो इनसे ही आएगी। अगर इसी में वेरिएशन हो गया तो बच्चे में भी आएगा, तो अगली जनरेशन में जरूर आएगा। इसमें भी हम एक इसका सिर्फ ओवरव्यू के तौर पर थोड़ा सा जरा सा जितना हमारे काम का है, दो टाइप होते हैं, यानी जर्मिनल वेरिएशन भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक कहलाते हैं कंटिन्यूअस, लगातार, जो हर जनरेशन में जरूर आएंगे, और एक कहलाते हैं डिसकंटिन्यूअस, मतलब ये आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। मतलब ऐसे डिफरेंस, ऐसे वेरिएशन, ऐसे अंतर जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जरूर आएंगे, यानी हर बार जरूर आएंगे, तो उनको कह देते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन। और इसका कारण होता है ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। नाम सुना होगा लोगों ने क्रॉसिंग ओवर का। क्या होता है एक्चुअल में बेटा? सभी ऑर्गेनिज्म, जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उनकी बॉडी में जब भी युग्मक बनेंगे, गैमीट बनेंगे, टर्मिनल सेल का काम क्या है? गैमीट बनाना। तो जब भी गैमीट बनेंगे, गैमीट हमेशा मियोसिस से बनते हैं। मियोसिस, जिसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, तो मियोसिस से ही गैमीट बनते हैं। और गैमीट जब बनेंगे, मियोसिस होगी, तो मियोसिस में ही एक स्टेप होता है क्रॉसिंग ओवर। इस प्रोसेस में डिटेल में तो आप सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, इसको पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है? डीएनए एक्सचेंज होता है, दो क्रोमोसोम के बीच में डीएनए एक्सचेंज होता है। तो उसकी वजह से बिल्कुल डेफिनेटली डीएनए में अगर चेंज आ रहा है तो वो अगली जनरेशन में जरूर आएगा, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर, जब भी गैमेट बनेंगे क्रॉसिंग ओवर जरूर होगा। क्रॉसिंग ओवर होगा तो डिफरेंसेस, वेरिएशन जरूर आएंगे। बल्कि ये कारण है विकास का, इवोल्यूशन का। एक सेंटेंस हमेशा याद रखना, वेरिएशंस आर नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन। हिंदी में कहते हैं विकास के लिए विभिन्नताएं जरूरी हैं। विकास के लिए विभिन्नताएं जरूरी हैं। वेरिएशंस आर नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन। वेरिएशन आएंगे तभी इवोल्यूशन होगा, तभी विकास होगा, और उसका सबसे बड़ा कारण है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो ये तो हर जनरेशन में जरूर आएंगे, इसलिए कहा कंटिन्यूअस वेरिएशन, हर जनरेशन में जरूर आएंगे। एक बच्चा अपने माता पिता से अलग जरूर होता है, चाहे उसका कलर अलग हो, चाहे उसकी बॉडी शेप अलग हो, बिल्कुल अलग जरूर होगा, यानी हर बार विभिन्नताएं जरूर आएंगी। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, ऐसे वेरिएशन जो हर जनरेशन में आए, ये जरूरी नहीं। जैसे अगर आप देखें कि मान लीजिए किसी पर्सन के 5 की बजाय 6 उंगलियां हैं, एक अंगूठा एक्स्ट्रा है या एक उंगली एक्स्ट्रा है, तो 6 उंगली वाला कैरेक्टर हो सकता है कि उसके बच्चे में चला जाए, हो सकता है उसका बच्चा भी 6 उंगली वाला पैदा हो, और हो सकता है कि उसका बच्चा नॉर्मल हो। यानी ये कैरेक्टर अगली पीढ़ी में जाए, ये जरूरी नहीं है। वो वेरिएशन जर्मिनल सेल में हुआ, लेकिन अगली पीढ़ी में जाएगा कि नहीं जाएगा जरूरी नहीं है, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। क्लियर है? तो ये हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हालांकि इनके भी आगे दोनों के टाइप होते हैं, सबस्टेंटिव और मेरिस्टिक वेरिएशंस, लेकिन वो कोर्स में हमारे लिए किसी लायक नहीं है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता है। तो वेरिएशंस को बस हम इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही हमारे लिए जरूरी है। ये मेरा डस्टर कहाँ गया अभी? चलिए, मिल गया। अब इसके बाद कुछ हम एक एक करके बेसिक टर्म्स, स्टार्टिंग में मैं अधिकतर बेसिक टर्म्स आपको पढ़ाऊंगा, और बेसिक टर्म्स में मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, आपकी जितनी अच्छी टर्मिनोलॉजी होगी जेनेटिक्स में, पूरी जेनेटिक्स में, आपको उतना ही ज्यादा मजा आएगा, उतना ही अच्छे से इजीली समझ में आएगा। यानी कि टर्मिनोलॉजी सबसे मेन पॉइंट है, सबसे मेन चीज है जेनेटिक्स का। तो बेसिक टर्म्स हम पहले पढ़ेंगे। कौन कौन सी बेसिक टर्म है? सबसे पहले तो एक सेल के बारे में आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं मैं। ये बेटा सेल है, सेल तो आप जानते ही हैं वैसे भी।
सेल के अंदर ये यहाँ पर प्रेजेंट है डीएनए, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए की बजाय यहाँ पर कई बार इसको हम नाम देते हैं क्रोमेटिन। नाम क्या देते हैं, क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन क्या होता है, एक्चुअल में ये डीएनए की ही कंडेंस्ड फॉर्म है, संघनित अवस्था है। डीएनए ही आप ऐसे समझ लीजिए, ये बेटा हमारे एक सेल में डीएनए है, ठीक है, एक डीएनए है सेल के अंदर। अब डीएनए जो है वो बहुत बड़ी चीज है, लंबी, अगर लंबाई डीएनए को ऐसे खोल दें तो हमारी एक सेल में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए हो जाता है अगर हम सारे डीएनए को जोड़ दें। तो अब सेल तो माइक्रो साइज की होती है, अब सेल में लंबे लंबे डीएनए कैसे रखे होते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप पतंग की डोर जो होती है, यानी मांझा जिसको आप कह देते हैं, उसको रखते हैं। कैसे रखते हैं, लपेट कर रखते हैं। उसको लपेटने से बड़े धागे को एक छोटे से एरिया में आप रख सकते हैं। सेम ऐसे डीएनए को भी लपेट कर रखा जाता है, फोल्ड करके रखा जाता है। और फोल्ड करने के लिए डीएनए को कुछ स्पेशल प्रोटीन्स यूज की जाती हैं, और उन स्पेशल प्रोटीन्स को हालांकि हम नाम देते हैं हिस्टोन प्रोटीन, आपने सुना होगा। तो ये डीएनए है, और डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों तरफ, ये प्रोटीन है, प्रोटीन के चारों तरफ लपेट कर रखा जाता है। तो ये डीएनए की जो संघनित अवस्था है, डीएनए संघनित होकर छोटा हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। तो कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन। ये नॉर्मली इस फॉर्म में डीएनए पड़ा होता है, यानी कि डीएनए जो है वो सेल में कंडेंस अवस्था में, संघनित अवस्था में मिलता है। अब कई बार हम ये भी सुनते हैं, आपने सुना होगा कि भाई कि सेल में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं। आप कह रहे हैं कि डीएनए होता है। अभी क्रोमोसोम और डीएनए में क्या समानता है, क्या डिफरेंस है? तो बेटा एक्चुअल में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र जो है वो भी डीएनए से ही बना होता है, लेकिन वो कब बनते हैं? तो क्रोमोसोम बनते हैं जब कोशिका विभाजन होता है, यानी सेल डिवीजन होता है। जब सेल डिवीजन होता है तो ये डीएनए जो कि पार्शियली कंडेंस्ड है, यानी कि कुछ हद तक संघनित है, तो पहले पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्म में डीएनए पड़ा हुआ है। लेकिन जब सेल डिवाइड होती है, जब कोशिका विभाजन होता है, उस समय पर ये डीएनए और ज्यादा कंडेंस हो जाता है, यानी और ज्यादा संघनित हो जाता है। तो क्या होता है, जैसे डीएनए है, कंडेंस फॉर्म है, अब ये और ज्यादा कंडेंस हुआ, ये लीजिए और ज्यादा कंडेंस हुआ, और ज्यादा कंडेंस कर दीजिए इसको। अब कंडेंस होता जाता है, और कंडेंस होते 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 एक टाइम पर डीएनए की हाईली कंडेंस फॉर्म, अत्यधिक संघनित अवस्था, डीएनए की हाईली कंडेंस फॉर्म, इसके अंदर ये डीएनए है बहुत ज्यादा संघनित अवस्था में, हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। तो डी क्रोमोसोम एक्चुअल में क्या होता है, गुणसूत्र क्या होता है भाई, डीएनए की संघनित अवस्था होती है, हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। लेकिन ऐसा होता कब है? क्या ये कहना सही है कि सेल में, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, या ये कहना सही है कि सेल में क्रोमेटिन होता है? तो बेटा एक्चुअल में जब सेल में डिवीजन होता है, विभाजन होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो सेल में डीएनए नॉर्मली एक जाल की तरह पड़ा रहता है क्रोमेटिन की फॉर्म में, पर जब सेल में विभाजन होता है, सेल डिवीजन के टाइम पर डीएनए और ज्यादा कंडेंस हो जाता है और हाईली कंडेंस फॉर्म क्रोमोसोम बन जाता है। सिर्फ कब? जब सेल डिवाइड कर रही है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में सेल डिवीजन के टाइम पर डीएनए को 2 हिस्सों में इजीली डिवाइड किया जा सके, सिर्फ एक कारण, एक ही काम है, मात्र एक काम है, सेल में गुणसूत्र बनने का। क्रोमोसोम क्यों बने? ये डीएनए कंडेंस हो गया, क्रोमोसोम क्यों बना? एक्चुअल में डीएनए अगर ऐसे पड़ा रहेगा चाउमीन की तरह, नूडल्स की तरह पड़ा हुआ है, तो अगर ऐसे चाउमीन की तरह पड़ा रहेगा, मैगी की तरह, तो उसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना मुश्किल है। आप सिंपल ले लीजिए, अगर आप एक प्लेट में बहुत सारी मैगी रखी है, अब आप मैगी को चम्मच से 2 बराबर हिस्सों में ऐसे डिवाइड करें तो बिल्कुल 2 बराबर हिस्से हों, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप डीएनए धागे की तरह पड़े हुए हैं, उनके बंडल बना दें छोटे छोटे, एक डीएनए का एक बंडल बना दिया आपने, तो आप बंडल को इजीली बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। 10 डीएनए के 10 बंडल बना दो, 5 बंडल एक सेल में भेज दो, 5 बंडल एक सेल में भेज दो।
तो क्रोमोसोम का काम क्या हुआ एक्चुअल में कि डीएनए को दो बराबर बराबर हिस्सों में विभाजित किया जा सके, डिवाइड किया जा सके, इसीलिए बस क्रोमोसोम बनते हैं। और जैसे ही सेल डिवीजन खत्म होता है ये क्रोमोसोम वापस इस जाल जैसी स्ट्रक्चर में फिर बदल जाते हैं, यानी कंडेंस होके क्रोमोसोम बने, वापस डीकंडेंस होके फिर क्रोमेटिन में बदल जाएंगे। तो उम्मीद है कि क्रोमोसोम आपको क्रोमोसोम और डीएनए में फर्क पता चल गया। क्रोमोसोम क्या है एक्चुअल में, डीएनए ही है क्रोमोसोम। डीएनए की संगठित अवस्था, डीएनए की हाईली कंडेंस्ड फॉर्म को ही क्या कह देते हैं हम, क्रोमोसोम कह देते हैं। हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमोसोम। उम्मीद है ये तो क्लियर हो ही गया होगा आप लोगों को। अब अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें, सभी हायर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, सभी हायर ऑर्गेनिज्म यानी कि जो वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे आपके पेड़ हों या फिर एनिमल, सभी हायर ऑर्गेनिज्म में जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र जो प्रेजेंट होते हैं वो जोड़ी में होते हैं, प्रेजेंट इन पेयर। जैसे एक ही जोड़ी के, पेयर का मतलब है कि एक ही जोड़ी के दो दो क्रोमोसोम होते हैं, एक जैसे दो दो गुणसूत्र होते हैं हमारे सेल में। जैसे आपने सुना होगा कि ह्यूमन सेल में कितने, हमारी सेल में, ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं भाई, 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। तो हमारे लिए 2n वैल्यू, जोड़ी का मतलब है 2n, 2n को हिंदी में क्या लिखते हैं, द्विगुणित, और इंग्लिश में लिखते हैं डिप्लॉइड। द्विगुणित या द्विगुणित तो कहेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में कहेंगे डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, डिप्लॉइड का मतलब है कि क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है। और सभी हायर ऑर्गेनिज्म में, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, सभी हायर ऑर्गेनिज्म्स के अंदर क्रोमोसोम पेयर में, जोड़ी में होते हैं। जैसे ह्यूमन में क्रोमोसोम कितने आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 23 पेयर, यानी ह्यूमन का 2n अगर आपसे पूछा जाए, 2n का मतलब जोड़ी में है गुणसूत्र से, पेयर में है क्रोमोसोम। कितने जोड़ी हैं, 23 जोड़ी है भाई ह्यूमन सेल में, यानी ऐसी ऐसी कितनी जोड़ी है, 23 जोड़ी हमारे अंदर। क्लियर है। अगर आपसे पी प्लांट बोला जाए, मटर का पौधा, मटर में कितने पेयर होते हैं, 7 पेयर होते हैं। तो मटर का 2n वैल्यू यानी डिप्लॉयड नंबर कितना हो गया, 7 पेयर हो गया। आपसे ड्रोसोफिला का पूछा जाए, मैं 3 ही एग्जांपल बता रहा हूँ, एक्चुअल में ये 3 ही एग्जांपल आपके कोर्स में डिटेल में है, जिनको हम पूरी जेनेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो ड्रोसोफिला में 4 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। तो क्रोमोसोम जोड़ी में होते हैं सभी हायर ऑर्गेनिज्म, चाहे कितने ही जोड़ी हो। जैसे ह्यूमन में 23 पेयर हैं, पी प्लांट में 7 पेयर हैं, ड्रोसोफिला में 4 पेयर हैं। ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म में नंबर अलग अलग होता है, लेकिन होते जोड़ी में। तो जोड़ी में होना मतलब डिप्लॉइड। तो ये टर्म भी क्लियर हो गई होगी आपको। कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे बता देना। अब यहाँ पर साथ ही साथ चलिए, अभी जगह है तो यहीं पर लिख देते हैं, एक टर्म और आ जाती है, होमोलोगस। होमोलोगस, एक एक करके हम सारी टर्म्स करेंगे पहले, ठीक है भाई। होमोलोगस क्रोमोसोम या हिंदी में कह देते हैं समजात गुणसूत्र। होमोलोगस क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्र, ठीक है। क्या होता है भाई, जैसा मैंने आपको कहा कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो जोड़ी में होते हैं, यानी एक जैसे 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक ही जैसे 2 क्रोमोसोम। तो ऐसे जोड़ी कितनी भी हो सकती है, क्रोमोसोम हमेशा कैसे होंगे, जोड़ी में होंगे। तो एक ही जोड़ी के 2 क्रोमोसोम, एक ही जोड़ी के 2 क्रोमोसोम को कहते हैं हम समजात गुणसूत्र या होमोलोगस क्रोमोसोम। एक ही जोड़ी के में खास बात क्या होती है बेटा, उनमें एक ही लोकेशन पर, सेम जगह पर, अगर इस क्रोमोसोम में जोड़ी का एक ही है, एक ही है, इस क्रोमोसोम में अगर यहाँ पर हेयर कलर की जीन है, सपोज यहाँ पर हेयर कलर की जीन है, तो इस जोड़ी के दूसरे क्रोमोसोम में भी सेम जगह हेयर कलर की ही जीन होगी। यानी कि समजात गुणसूत्र या होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, जिनमें समान जगह पर, सेम लोकेशन पर सेम कैरेक्टर की जीन होती है।
सेम कैरेक्टर की जीन होती है। ऐसे क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। एक ही जोड़ी के दो क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। उनमें सेम लोकेशन पर सेम कैरेक्टर की जीन होती है। अगर इसमें यहाँ पर आई कलर की जीन है, आंखों के रंग की जीन है, तो इसकी जोड़ी के दूसरे क्रोमोसोम में भी यहाँ पर आंखों के रंग की ही जीन होगी। ठीक है, तो ऐसे क्रोमोसोम को कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो हेटेरोलोगस तो समझ ही गए होंगे आप लोग। हेटेरोलोगस या असमजात किनको कहेंगे? हेटेरोलोगस अलग अलग को कहेंगे भाई। हेटेरो मतलब होता है डिफरेंस, हेटेरो मतलब अलग अलग, डिफरेंट। तो हेटेरोलोगस क्रोमोसोम यानी क्रोमोसोम ऑफ डिफरेंट पेयर, क्रोमोसोम्स ऑफ डिफरेंट पेयर, अलग अलग जोड़ी के क्रोमोसोम्स को क्या कहेंगे हम? हेटेरोलोगस क्रोमोसोम। एक ही जोड़ी के दो क्रोमोसोम को क्या कहेंगे? होमोलोगस। एक ही जोड़ी को में एक सेम लोकेशन पर सेम कैरेक्टर की जीन होगी, और अलग अलग जोड़ी के हैं तो अलग अलग जीन होगी। ये दो टर्म हमारी क्लियर होगी, होमोलोगस क्रोमोसोम और हेटेरोलोगस क्रोमोसोम। अब इसके बाद टर्म यहाँ पर एक, जैसे कि हमने वर्ड नाम लिया जीन, तो अगली हमारी टर्म क्या है? जीन। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ वर्ड आया है कि इस पे सेम कैरेक्टर की जीन होगी, तो ये जीन क्या होता है अगली वीडियो में हम जीन को समझें। ठीक है।